कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मज़े में हो गए। तो बच्चों, हम जो आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, और उन पे जो न्यूमेरिकल्स हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बच्चों, हम इसको शुरू करेंगे और आप एक एक स्टेप, एक एक एग्जाम्पल, एक एक लेक्चर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट जो मैं पांडे पावर पॉइंट बताता हूँ उसको अगर आपने फॉलो किया तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों, अब बताते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो जनरली जो लोगों से पूछोगे तो सेंटर ऑफ मास बताते हैं कि इट इज अ पॉइंट वेयर द मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड। इट इज द पॉइंट वेयर मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये पॉइंट जो है बिल्कुल गलत है, 100% सही नहीं है। सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है वो मैं बताता हूं। सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। हाइपोथेटिकल पॉइंट है, रियल पॉइंट नहीं है। हाइपोथेटिकल पॉइंट अबाउट विच मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम, मास मोमेंट, ध्यान से सुनना, मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ठीक है। तो अब देखो, मैं मास मोमेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देखेंगे। देखो, मैं बोल रहा हूं ये है वाई एक्सिस मेरी, ठीक है, और ये है एक्स एक्सिस मेरी, ये है एक्स एक्सिस मेरी। ध्यान से सुनना, ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है। यहाँ पे मेरे मासेस हैं, डिस्क्रीट मासेस हैं। कैसे हैं? डिस्क्रीट, छोटे छोटे मासेस हैं। ये देखो, ये है M1, ठीक है, ये है M2, कहीं भी ले रहा हूँ मैं, ये है सपोज यहाँ पे मान लो M2, यहाँ पे है M3, ठीक है। ऐसे n नंबर ऑफ मासेस हैं और उनका पोजीशन वेक्टर, सपोज ये देखो, इसका M1 का है R1, M2 का है R2, M2 का है R2, और M3 का है सपोज ये देखो, M3 का है R3, इसका है R3, ठीक है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो मैंने बोला कि इट इज अ पॉइंट वेयर मास मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो मास मोमेंट किसको बोलते हैं? तो मास मोमेंट बोलते हैं, देखो, मास मोमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, मास मोमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज डिफाइंड एज मास ऑफ दैट पार्टिकल, MP into position vector of that particle with respect to what? Center of mass. पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ना कि ओरिजिन, ध्यान देना, ना कि ओरिजिन। ये है मेरा ओरिजिन, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में M1 का अगर मैं पोजिशन वेक्टर बोलूँ तो मैं R1 बोलूँगा, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मुझे अगर पोजिशन वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? किसी के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन वेक्टर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? तो वो निकालते हैं सर, रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो RPCM, उसको देखो कैसे लिखोगे। RPCM इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहा हूं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं सिंपल RP से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं सिंपल RCM से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आई बात? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है मेरा? RP माइनस RCM। तो मैंने बोला नेट मास मूवमेंट ऑफ द सिस्टम में जीरो, तो सबको जोड़ करके और मेरा मास मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो M1 पार्टिकल M1 R1C में, R1 सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, M2 R2 सेंटर ऑफ मास, वैसे ही M3
R3 सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात? इज इक्वल टू, ऐसे ऐड करते जाएंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बताओ R1 सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे? R1 सेंटर ऑफ मास लिखूंगा सर R1 माइनस R सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखो RPCM क्या था? RP माइनस RCM, तो P की जगह 1 है, फर्स्ट पार्टिकल है, तो R1 माइनस R सेंटर ऑफ मास। M2 R2 सेंटर ऑफ मास क्या है? R2 पोजिशन वेक्टर ऑफ R2 माइनस R सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वैसे ही M3 R3 सेंटर ऑफ मास क्या होगा? M3 R3 सेंटर ऑफ मास, मतलब R3 पोजिशन वेक्टर ऑफ R3 माइनस R सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, सारे पार्टिकल्स को ऐड करके उनका समेशन क्या करेंगे? नेट समेशन 0 करेंगे। एक काम करो, M1 R1 M2 R2 को एक तरफ लिख लो और RCM वाले को एक साइड लिख लो। तुम देखो यहाँ से M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 ऐसे ऐसे ऐड होते जाएगा। फिर माइनस RCM को कॉमन ले लो, लिखो। अब क्या बचेगा? ये M1, फिर यहाँ से M2, सारे आते जाएंगे। M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे आते जाएंगे, इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो RCM वाले पार्ट को उधर लेके जाओ। M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 इज इक्वल टू व्हाट? RCM। ठीक है, M1 प्लस M2 ऐसे जाते जाएगा, M3 प्लस ऐसे ऐसे। ठीक है, तो RCM क्या निकल गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकल गया है मेरा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 ऐसे सारे सम कर दो जितने भी मासेस हैं उनका, और फिर ये देखो बाई ये M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे सारे मासेस का सम कर दो। ठीक है, समझ में आई बात? तो मेरा RCM क्या निकल के आया? देखो ध्यान से, RCM मेरा निकल के आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आया M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 ऐसे सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स है ऐसे ही करना है। अगर M4 रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर R4 रहेगा तो क्या करोगे? प्लस M4 R4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। वैसे ही जितने पार्टिकल्स रहेंगे ऐसे ही करना है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है इन जनरल। समझ में आई बात? अब देखो ये R1 R2 R3 आर द पोजिशन वेक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। आर सेंटर ऑफ मास क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। समझ में आई बात? तो मैं फिर इस चीज को लिख देता हूं, R1 R1 R2 R3 आर पोजीशन वेक्टर ऑफ मासेस विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। वैसे ही आर सेंटर ऑफ मास क्या है? इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू क्या? विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। समझ में आई बात मेरी? तो हमने सेंटर ऑफ मास का देखो पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अगर इंडिविजुअल मासेस और उसका पोजीशन वेक्टर दिया है तो उससे हम सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। सपोज मान लो मेरा सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे निकल के आया, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास, इनके कॉम्बिनेशन का, इतने सारे मासेस के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास ये रहा। उसका पोजीशन वेक्टर मैं क्या बोल रहा हूँ? RCM। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि पोजीशन वेक्टर तो हमने निकाल लिया। क्या निकाला भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ RCM इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान से देखो, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 सो ऑन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 सो ऑन। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ, समेशन। ध्यान देना, समेशन MIRI I वेरीज फ्रॉम 1 से लेके n नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ MI वेरीज फ्रॉम 1 to
n, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्ट, सिर्फ समेशन साइन लगा दिया। तो i 1 से n जाएगा तो i की वैल्यू 1 रखो तो m1 r1, फिर i की वैल्यू 2 रखोगे तो प्लस m2 r2। समझ में आई बात? अब देखो x को पोजीशन, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाऊं, अगर मैं किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाऊं, कार्टेशियन, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर जाऊं तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे सर? लिखेंगे, वो लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 सो ऑन बाई डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन, ठीक है, प्लस m4 एंड सो ऑन। वहाँ पे x1 x2 x3 क्या है? वेयर x1 x2 x3 आर x कोऑर्डिनेट ऑफ दोज मासेस, x कोऑर्डिनेट ऑफ दोज मासेस। वैसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे? तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, वेयर y1 y2 y3 आर व्हाट? y कोऑर्डिनेट ऑफ दोज इंडिविजुअल मासेस। मैं फिर यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, वेयर x1 x2 x3 आर x coordinate of those masses, x coordinate of those masses, and y1 where y1 y2 y3 are y coordinate of those मासेस। समझ में आई बात? सिंपल है। अब देखो अगर मैं इस सिर्फ एक मास ले रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बना रहा हूँ और वाई एक्सिस बना रहा हूँ, और मैं सिंपल एक पार्टिकल ले रहा हूँ, स्मॉल मास m, सिंपल स्मॉल पार्टिकल मास m ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल स्मॉल पार्टिकल क्या लिया? मास m, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, और मैं बोल रहा हूँ ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस, ये है y और ये है x। तो इसका मैं पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ r1, और इसका मुझे सिंपल सेंटर ऑफ मास निकालना है, सिंपल सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसका मैं x पोजीशन ऑफ सेंटर मास, इसका सपोज ये है मेरा x एक्सिस पे, इसका सपोज कोऑर्डिनेट है x, ठीक है, और y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट है y सपोज, ठीक है, एक ही मास है। तो इसका x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। तो x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है सर? m1 x1 प्लस m2 x2। तो एक ही मास है m इंटू x, एक ही मास है, m2 x2 0 है, प्लस m3 x3 भी 0 है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल मासेस। तो एक ही मास है, तो m से गया, तो यहाँ से मेरा x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? x। ध्यान देना, फिर y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? m इंटू वाई, m1 y1 प्लस m2 y2, तो m इंटू वाई बाई m, तो m से गया y। तो ध्यान दो बच्चों, एक बार इस चीज़ को देखो कि जो मास m है, स्मॉल मास m है, उसका x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है? खुद उसका पोजीशन वेक्टर ही है। x पोजीशन ऑफ सेंटर मास x कोऑर्डिनेट है, y पोजीशन ऑफ सेंटर मास क्या है? y कोऑर्डिनेट है। तो किसी स्मॉल पार्टिकल m में, ध्यान से सुनो, इफ ए स्मॉल पार्टिकल, फॉर ए स्मॉल पार्टिकल m, इट्स सेंटर ऑफ मास लाइज एट इट्स ओन पोजीशन। अगर ये मास m है तो इसका सेंटर ऑफ मास यही लाई करेगा। फॉर अ सिंगल पार्टिकल, देखो, फॉर अ सिंगल स्मॉल पार्टिकल सेंटर ऑफ मास लाइज
at its own position। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे जो मैंने x1 x2 x3 जो बोले हैं आर x कोऑर्डिनेट ऑफ दोज मासेस, मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दोज मासेस, बेसिकली अगर मैं बोलूँगा। ठीक है, समझ में आई बात? x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। देखना x, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उस समय लिख दिया है x कोऑर्डिनेट ऑफ दोज, x कोऑर्डिनेट ऑफ, ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ इंडिविजुअल मासेस, इंडिविजुअल मासेस। समझ में आई बात? वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट्स वेयर y1 y2 y3 आर y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ इंडिविजुअल मासेस, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल मासेस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ छूट गया। ठीक है, तो x1 x2 x3 आर बेसिकली क्या है? सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। जो बोलते हैं x1 x2 x3 जो है पोजीशन वेक्टर है, बेसिकली वही सेंटर ऑफ मास भी हो जाता है स्मॉल पार्टिकल m के लिए, स्मॉल पार्टिकल m के लिए। समझ में आई बात? तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं, अब तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं, दूसरा पॉइंट था कि x और y पोजीशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स विच आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आर सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, दैट इज x and y, which passes through center of that object which passes through the center of that object। कहाँ लाई करेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। जैसे ध्यान से देखो, एक मैंने लिया स्मॉल सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल लिया और सर्कल का सेंटर लिया, सर्कल के सेंटर से मैंने क्या बनाया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये बनाया वाई एक्सिस देखो, और ये बनाया एक्स एक्सिस। तो ये सर्कल जो है एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे देखेंगे? सिमेट्रिक बेसिकली हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है कि नहीं। तो अगर ये देखो, अगर ये मैं वाई एक्सिस ले रहा हूँ तो जैसा इस साइड है वैसा ही कैसा है? इस साइड भी है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो गया। वैसे ही अगर मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? एक्स एक्सिस ले रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, तो जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि सिमेट्रिक है, ठीक है। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा विल लाई ऑन इट्स ओरिजिन, वो ओरिजिन पे लाई करेगा। ध्यान देना, उस ओरिजिन पे लाई करेगा मतलब सेंटर ऑफ मास विल लाई एट द सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास of such objects lies at center of
दैट ऑब्जेक्ट सेंटर में लाई करेगा। ठीक है, वैसे ही देखो अगर मैं ले रहा हूं एक ले रहा हूं स्क्वायर, एक स्क्वायर ले रहा हूं, ध्यान देना एक स्क्वायर लिया मैंने और उसको देखो उसके सेंटर से पास होते हुए मैंने क्या बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस, ध्यान देना ये बनाया मैंने सेंटर से पास होते हुए एक्स एक्सिस और ये बनाया वाई ये बनाया एक्स एक्सिस और ये बनाया वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये रहा इसका सेंटर। अब ये बताओ ये एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा दिख रहा है वैसा ही नीचे भी दिख रहा है, और वाई एक्सिस के अबाउट भी, अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट भी देखूं तो इस पार्ट में देखो ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में, तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो थ्रू दिस आई कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा। तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, ऑरिजिन पे या उसके सेंटर पे। ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वैसे ही अगर मैं एक स्मॉल रॉड ले रहा हूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं एक स्मॉल रॉड ले रहा हूँ, ऐसा एक बड़ा रॉड लिया और रॉड लिया, तो देखो अब मैं बना रहा हूँ यहाँ से इसके सेंटर, ये रहा इसका सेंटर सपोज। तो ये मैंने बनाया, ये मैंने क्या बनाया, वाई एक्सिस। ठीक है, ये बनाया मैंने वाई एक्सिस और ये बनाया मैंने इसके सेंटर से पास होता हुआ एक्स एक्सिस। ये बना दिया मैंने एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये बनाया मैंने, एकदम सेंटर से बनाना है, ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। तो ये है मेरा सेंटर। तो यहाँ इसके अबाउट क्या है, देखो इसके अबाउट इस वाले पार्ट में देखो और इस वाले पार्ट में वाई एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही इधर दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, क्योंकि ये रॉड इतना पतला है, इतना छोटा है कि अगर उसके सेंटर से ड्रॉ करोगे बीचों बीच, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा और जैसा ऊपर दिखेगा वैसा ही नीचे दिखेगा। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे, यहाँ पे। दिस इज एट इट सेंटर। तो ये है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं लेता हूँ, अब देखो क्या ले रहा हूँ, रेक्टेंगल। अब मेरा अगला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी क्या है, देखो अगर मैं यहाँ से बनाया, इसके ये रहा मेरा सेंटर, तो इसके सेंटर से बनाया मैंने, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस, ये रहा इसका सेंटर। तो ये देखो ये इसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही कैसा दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, वैसा ही नीचे दिख रहा है। तो ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, देखो ये रहा मेरा वाई एक्सिस, तो जैसा इधर दिख रहा है वैसा ही इधर दिख रहा है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट जो क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये पॉइंट जो है ये सेंटर है और यहीं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। दिस इज सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इन कॉन्सेप्ट को समझना हमें काफ़ी ज़रूरी है। समझ में आई बात। अब देखो, अब जो है हम मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू डिस्क्रीट पार्टिकल्स। टू डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो देखो ये है मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू डिस्क्रीट पार्टिकल्स। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये m1 मास है, यहाँ पे m1 मास है और ये है मेरा मास m2, ये है मेरा मास m2, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये है मेरा सपोज इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज r। ठीक है, r है इनके बीच का डिस्टेंस। अब मुझे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा ये निकालना है। तो पहला जो रूल बता रहा हूँ, रूल्स टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, यहाँ से ध्यान देना, रूल्स टू फाइंड सेंटर ऑफ
मास, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान देना, पहला रूल है फर्स्ट रूल, डिफाइन एक्सिस डिफाइन करो पहले, एक्सिस दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एंड सेकेंड अप्लाई फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, अप्लाई फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक्स पोजीशन समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एम आई, यही होता है। वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई एम आई। समझ में आई बात? यही होता है। तो इसका निकालना है। तो पहला मैंने बोला डिफाइन एक्सिस, तो मैंने एक्सिस ही डिफाइन कर दिया। देखो ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो है मेरा एक्स एक्सिस है और ये जो है मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जो है मेरा एक्स एक्सिस है और ये जो है मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं बोल रहा हूँ मेरा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है ये मुझे निकालना है। तो ये सेंटर ऑफ मास सपोज मैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ R1, एक्स कोऑर्डिनेट सपोज उसका बोल रहा हूँ R1। तो R1 एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा सर? m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2, दो ही मास है तो बाई फॉर्मूला लगाऊंगा m1 प्लस m2। तो m1 इंटू x1 एक फर्स्ट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, x1 क्या है? m1 कहाँ है? ओरिजिन पे, तो उसका x1 कहाँ है? ओरिजिन है, तो ओरिजिन क्या है? मतलब 0 प्लस m2 लिखो इंटू x2 मतलब x पोजीशन ऑफ m2, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m2, या बोलूँगा अगर बहुत स्ट्रिक्टली बोलूँगा तो m2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है उसी को हम x2 बोलते हैं। तो m2 का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं जहाँ m2 है वहीं लाई कर रहा है। तो x2 क्या है? r है, x2 क्या है? r है, यही तो है, r डिस्टेंस पे है, बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना है? m2r बाई m1 प्लस m2। ध्यान देना, m2r बाई m1 प्लस m2। इसको r1 बोला, इसको ध्यान देना, इसको r2 बोलूँगा, ठीक है। तो r2 कैसे निकालोगे? r2 भाई क्या है? r माइनस r1 है, यही तो है, r माइनस r1। तो r माइनस r1 किया m2r बाई m1 प्लस m2, कितना आया? m1r प्लस m2r माइनस m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कितना गया? m2r से m2r गया तो r2 आ गया मेरा, r2 आ गया कितना मेरा? r2 आ गया m1r बाई m1 प्लस m2। तो अगर मेरे दो पार्टिकल्स हैं m1 एंड m2 तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा वो m1 से कितने दूरी पे होगा? r1 दूरी पे, r1 दूरी पे होगा। वो r1 क्या होगा? r1 जो होगा वो है m2r बाई m1 प्लस m2, और r2 क्या होगा? r2 होगा m1r बाई m1 प्लस m2। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो m1 से m2r बाई m1 प्लस m2 दूरी पे है और m2 से m1r बाई m1 प्लस m2 दूरी पे है। समझ में आई बात? तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। अब एक और चीज़ देखेंगे हम, r1 और r2 को डिवाइड करेंगे, r1 बाई r2 किया तो देखो क्या है? m2 बाई m1 आया, m2 बाई m1। अब देखो एक बात ध्यान से देखो, r1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, r1 इज, अगर मैं बोलूँ r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। r1 क्या है? m1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r2 क्या है? m2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझो, अगर मैं m2 m1 से ज़्यादा होगा, मतलब r1 r2 से ज़्यादा होगा, r1 r2 से ज़्यादा होगा, मतलब ये सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ इस साइड में खिसक जाएगा, मैंने बोला अगर m2
m1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब r1 r2 से ज़्यादा होगा, r1 r2 से ज़्यादा होगा, तो r1 ज़्यादा हो गया मतलब सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ खिसक गया, m2 की तरफ। तो ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट को और इसको समझो कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ किस तरफ बढ़ रहा है, किसकी नज़दीक है, वो उस मास के नज़दीक है जो मास हेवी है, जो मास हेवी। अगर मैं बोल रहा हूँ देखो, अगर मैं बोलूँगा m1 इज़ ग्रेटर देन m2, मास m1 हेवी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा r2 इज़ ग्रेटर देन r1। यहाँ से इस वाले इक्वेशन से यही बोलूँगा r2 इज़ ग्रेटर देन r1, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो मेरा सेंटर ऑफ मास किधर है, वो इधर खिसक जाएगा। r2 ज़्यादा होगा, r2 ये बढ़ जाएगा, तो r2 बढ़ेगा तो इतना सपोज r2 हो गया अभी, ठीक है, r2 अभी हो गया, तो सेंटर ऑफ मास किधर खिसक गया, m1 की तरफ खिसक गया। m1 की तरफ खिसक गया, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो है उसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है या उसके नज़दीक है, जिसका मास जो है ज़्यादा है, जिसका मास जो है ज़्यादा है। तो नोट करके लिखो, नोट करके लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास of two discrete particles lies closer to heavier mass, heavier mass। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम इन कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, रूल समझ चुके हैं कि रूल्स कैसे लगाना है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करना है, पहले एक्सिस डिफाइन करना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर देना है, कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब हम एक दो क्वेश्चन इन पे देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट सोन इन फिगर, हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट सोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड अदर हाफ ऑफ द मटेरियल इज अदर हाफ इज मेड अप ऑफ डेंसिटी ρ2। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज L, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट। देखो अगर मैं आपको x1 x2 ऐसा बताता कि x1 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल, तो अब इसमें बताओ ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसका x1 पोजिशन वेक्टर कैसे लिखोगे। तो मैं बताया कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 आर बेसिकली द पोजिशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट इंडिविजुअल पार्टिकल। तो अब देखो, अब मैंने पढ़ाया है इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। पहला हमें क्या अप्लाई करना है, पहला अप्लाई करना है सर कि एक्सिस डिफाइन करना। तो मैंने क्या बोला, इसको बना लिया एक्स एक्सिस और इसको बना लिया वाई एक्सिस, इसको बना लिया वाई एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं लगाऊंगा पोजीशन ऑफ सेंटर। अब एक चीज़ बताओ, ये टोटल डिस्टेंस L है, ये कितना है, आधा कितना है, ये है L/2, L/2, ये डिस्टेंस कितना है L/2, L/2, ठीक है। और ये जो ये इतना मास है, देखो ये इतना रेक्टेंगुलर सीट है। मैंने पढ़ा है ना कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, उनका कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास C1, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे होगा, L/2। अगर पूरा लेंथ L/2 है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, L/4 होगा। कितना होगा, L/4 होगा, L/4 होगा। ये भी कितना डिस्टेंस होगा, L/4 होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे। तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी दे रखी है मटेरियल की, तो मास होती है पता है, ये बेसिक है, रो डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया। तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, m1, m1 क्या कैसे निकलेगा, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, रो1 इंटू एरिया क्या है, एरिया है, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया होता है
लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ दे रखा है इसका, देखो L/2 है, L/2 है, L/2 है, ठीक है, L/2 लेंथ इंटू हाइट, हाइट कितना है, सपोज हाइट में मान रहा हूँ, इसमें दे नहीं रखा है, इसमें अगर हाइट में मान लूँ h हाइट मान लेता हूँ मैं, h हाइट मान लेता हूँ, ठीक है, h इंटू h, ठीक है, इंटू m1 हो गया, इंटू x1 मतलब x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, L/4 है पहला, प्लस m2 क्या है, ρ2 इंटू x ρ2 इंटू लेंथ इंटू व्हाट, हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L/2 इंटू हाइट क्या है h इंटू x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना क्या होगा, ये अगर मेरा रेफरेंस है, ये रहा मेरा ओरिजिन, तो ये होगा मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, कितने दूरी पे, इतने दूरी पे, कितना दूरी है, L/2 प्लस L/4, L/2 ये हो गया, L/2 इतना और प्लस L/4, तो L/2 प्लस L/4 कितना हो गया बच्चों, हो गया ये 3L/4, इतना ही होगा 3L/4, तो ये हो गया 3L/4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 क्या है, m1 होगा ρ1 इंटू L/2 इंटू h, प्लस m2 क्या है, m2 होगा ρ2 इंटू L/2 इंटू h, ठीक है, यहाँ से h ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल, ठीक है, ये L/2 भी कैंसिल गया, L/2 भी गया, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ से x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकल के आया, x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकल गया, x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया यहाँ से ρ1 इंटू L/4 प्लस ρ2 इंटू 3L/4 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया, नीचे ले लिया 1/4, तो यहाँ से आ गया 1/4 इंटू ρ1 प्लस ρ2 इंटू 3, L भी कॉमन ले लो, L भी बाहर ले लिया सर, L भी बाहर ले लिया, बाई ρ1 प्लस ρ2, ये रहा मेरा एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात मेरी। तो एक्स पोजीशन ही पूछा था, अगर वाई पोजीशन पूछे तो कैसे निकालोगे सर, वाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y1 और y2 लिखो, देखो m1 लिखा मैंने और y1 पोजीशन ऑफ y1 कितना होगा, h/2 पे होगा, h/2 पे होगा, यही होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखो, सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, ये सेंटर है तो ये इसका मैं लिखूंगा सेंटर कोऑर्डिनेट, तो L/2 x एक्सिस और y कितना होगा h/2। अगर मैं इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, L/2 प्लस L/4 मतलब कितना 3L/4 और हाइट कितना है h/2, तो x कोऑर्डिनेट है L/2 है 3L/4 और y कोऑर्डिनेट है h/2 प्लस m2 इंटू h/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से आया मेरा m1 h/2 कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 इंटू h/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 से गया, यहाँ से आ गया मेरा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन h/2। समझ में आई बात। तो देखो यहाँ पे ये समझना है कि ये जो x1 x2 है ना बाबू, और y1 y2, यहाँ पे y1 और y2 दीज आर बेसिकली द पोजीशन वेक्टर और x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। समझ में आई बात। तो x1 x2 y1 y2 जो है
बेसिकली पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। अगर मेरा पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल होगा, स्मॉल पार्टिकल मतलब बहुत छोटा सा पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल m होगा, तो x1 x2 वही हो जाता है जो कि उसका पोजीशन वेक्टर है, जो कि उसका पोजीशन वेक्टर है। मतलब अगर स्मॉल पार्टिकल m का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी जो होगा वो x1 y1 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर पे लाई करेगा। तो x1 x2 y1 y2 क्या होगा, एक्चुअली में उनके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होगा। क्या होगा, उनके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होगा। समझ में आई बात इतनी मेरी? तो इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक है जो सेंटर ऑफ मास का, वो कवर होता है। और हमने इस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। और बेसिकली सेंटर ऑफ मास निकालने के, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास निकालने का एक यही अप्रोच है। इसके अलावा कोई भी वेरिएशन होती ही नहीं है। ये मैक्सिमम वेरिएशन है जो कि हो सकता है, जो कि मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में समझा दी। और हर एक कॉन्सेप्ट को भी, क्वेश्चंस को भी मैंने कॉन्सेप्ट में ही इंक्लूड कर लिया। ठीक है, समझ में आई बात? तो मिलते हैं बच्चों हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।